मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। देखिए, इकोनॉमिक जनरलाइजेशन या फिर इकोनॉमिक लॉज या थ्योरीज डेवलप करने के लिए जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमी में, उनको जो है एनालाइज किया जाता है और उसको एनालाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो इकोनॉमिक एनालिसिस किस लिए किया जाता है? यूज टू डिराइव इकोनॉमिक जनरलाइजेशन बाय इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, जिसका यूज़ करके वो इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक लॉज जो है वो डेवलप करते हैं। तो दीज जनरलाइजेशन or laws are useful in the formulation of policies to solve economic problem। तो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं फर्म्स में, इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंट्री में, तो उसको सॉल्व करने के लिए, पॉलिसीज डेवलप करने के लिए इन जनरलाइजेशन या फिर लॉज या फिर थ्योरीज का जो है यूज़ किया जाता है, जो कि इकोनॉमिक एनालिसिस करके इकोनॉमिस्ट द्वारा फ्रेम किया गया है। तो जो मोस्टली दो कॉमन मेथड होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, दैट इज़ डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। तो इस वीडियो में हम डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिडक्टिव मेथड डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। अब आपने लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ा ही होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड जो है, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये आपने एक जनरलाइजेशन, एक लॉ है, एक रूल है, आपने ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है इंक्रीज होती है तो जो उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो डिक्रीज होती है। एक्सेप्शन को छोड़ दें तो जनरल ये एक लॉ फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अब इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि एक कंपनी ए है, कंपनी ए को देखा उन्होंने, कंपनी ए ने डिसाइड किया कि वो जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करेगी, वो अपने प्रोडक्ट को प्राइस को इंक्रीज करेगी। तो अब उस लॉ के बेसिस पे कंपनी ए के लिए ये डिसाइड किया गया कि अगर कंपनी ए जो है वो प्राइस के चेंज करती है, इंक्रीज करती है, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हिंस द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंपनी ए विल डिक्रीज। तो कंपनी ए की जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, अगर कंपनी ए जो है वो अपने प्राइस को इंक्रीज करता है। तो ये क्या हो गया? ये इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया यूजिंग डिडक्टिव मेथड। यानी कि आपने एक जनरल रूल से, एक लॉ से, एक थ्योरी से के बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर कंपनी के इकोनॉमिक वेरिएबल को आप जो है एनालाइज कर पाए। क्लियर? तो डिडक्टिव मेथड। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हियर वी गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या फिर आप कह लीजिए यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, और इसी को हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस कहते हैं। तो डिडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या हो गया कि डिडक्टिव मीन्स यूजिंग नॉलेज अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू इन ऑर्डर टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि जो जनरली ट्रू होता है, यूनिवर्सली ट्रू होता है, उसका यूज़ करके जब आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ डिडक्टिव मेथड कहलाता है। इन दिस मेथड रीजनिंग प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर और फ्रॉम यूनिवर्सल टू इंडिविजुअल। तो एक लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ये यूनिवर्सल रूल है। आप कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में हो, कि लॉ ऑफ डिमांड हर जगह एप्लीकेबल होगा कि अगर कोई प्राइस बढ़ा रहा है तो डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जनरल रूल है। अब इसका यूज़ करके आप जो है पर्टिकुलर कंपनी ए के लिए आपने जो है क्या किया? अंडरस्टैंड किया, समझा कि कंपनी ए अगर प्राइस बढ़ाएगी तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन फ्रॉम जनरल केसेस टू एस्टैब्लिश द पर्टिकुलर केस। तो जनरल केसेस से जो है एक पर्टिकुलर केस के लिए इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए इसका जो है डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। तो डिडक्टिव मेथड की प्रोसेस की बात करें, यानी कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं डिडक्टिव मेथड का यूज़ करके एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम ऑफ स्टडी होनी चाहिए, यानी कि आप किस चीज़ का एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम जो है आपके पास होनी चाहिए। फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप जो है कुछ अजम्पशंस बनाएंगे, कुछ पोस्टुलेट जो है वो बनाएंगे। इनिशियली सर्टेन अजम्पशंस और पोस्टुलेट्स आर मेड। फिर इसके बेसिस पे, यानी कि उस अजम्पशन के बेसिस पे आप सर्टेन लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करेंगे, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस होता है। तो आपके सामने पहले एक प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को लेकर आपने एक अजम्पशन बनाया, अजम्पशन के बेसिस पे आपने कुछ लॉजिकल हाइपोथेसिस या फिर लॉजिकल कंक्लूजन जो है आपने ड्रॉ किए उस अजम्पशंस के बेसिस पे। फिर जो हाइपोथेसिस है उसको आप क्या करते हो? टेस्ट करते हो, यानी कि जो फैक्ट्स आपने ऑब्जर्व किए उस फैक्ट्स के बेसिस पे उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करोगे। क्लियर?
अगर उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो वो फिर क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाती है। यानी कि आपने एक माना था कि अगर प्राइस जो है बढ़ेगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ये आपने माना, ये हाइपोथेसिस माना, और जो आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपको ये चीज़ सही में कंफर्म हो गया कि हाँ प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटी, तो ये क्या बन गई, एक थ्योरी बन गई। इफ़ अ थ्योरी सो फॉर्मुलेटेड स्टैंड द टेस्ट टाइम एंड अगेन इट बिकम्स अ लॉ। यानी कि अब जो बार बार वो थ्योरी है अलग अलग जगह पे वो जो है एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो फिर क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब क्या है, ये लॉ बन गए। तो पहले क्या हुआ कि भाई एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को जो है अजम्पशंस बनाए गए, अजम्पशंस के बेसिस पे कुछ लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ किए गए, क्लियर, और फिर उसके बाद जो फैक्ट्स कलेक्ट किए गए, उस फैक्ट्स के बेसिस पे उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया और वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। फिर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो थ्योरी बन जाती है, और जब थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है और हर टाइम बार बार टेस्ट करने पे वो सेम रिजल्ट देता है, तो वो क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। तो दैट इज डिडक्टिव मेथड प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे एक जनरल से आपने एक स्पेसिफिक की तरफ आप चले गए। तो डिडक्टिव मेथड को अलग अलग नाम से भी आप जो है बुलाते हैं, जैसे कि एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं इसको हम, एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर ए प्रायोरी मेथड भी हम इसको कहते हैं। अब हम बात कर ले इंडक्टिव मेथड के। तो एग्जांपल से शुरू करें कि सपोज करें कि कंपनी ए है, वो जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है, तो पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, वो नीचे चली गई। कंपनी ए इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट गोज डाउन। इसी तरीके से आपने कंपनी बी को ऑब्जर्व किया, तो कंपनी बी ने प्राइस को इंक्रीज किया तो उसकी डिमांड भी जो है वो नीचे चली गई। इसी तरीके से आपने कंपनी सी को ऑब्जर्व किया, तो कंपनी सी ने प्राइस को डिक्रीज किया। जब प्राइस को डिक्रीज किया तो आपने देखा कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। आपने कंपनी ए को देखा कि उसने प्राइस को इंक्रीज किया, उसकी डिमांड घट गई। कंपनी बी को देखा कि उसने प्राइस को इंक्रीज किया, उसकी डिमांड घट गई। लेकिन कंपनी सी को देखा कि उसने प्राइस को डिक्रीज किया तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। तो अब आप क्या देखेंगे, अब इसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप जो है बना सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि प्राइस में कोई भी चेंज करने से डिमांड में जो है चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है, इन्वर्सली। इन्वर्सली यानी कि प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगी, प्राइस को घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगी। ये आपने जो है अलग अलग 3 कंपनियों में आपने जो है इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया। तो इसके बेसिस पे जो है आप क्या एक जनरलाइजेशन बना सकते हो, एक लॉ या थ्योरी डेवलप कर सकते हो क्या, कि जो अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करती है तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ए जनरलाइजेशन कैन बी मेड, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, हियर वी गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल और पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। तो यहाँ पे हम क्या हुआ कि यहाँ पे हमने जो है पहले स्पेसिफिक केसेस को ऑब्जर्व किया और उस स्पेसिफिक केसेस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को निकाला, और उसके बाद फिर एक जनरल या फिर जनरलाइजेशन बन या फिर एक रूल या फिर लॉ डेवलप कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस। क्लियर, इंडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इंडक्टिव मीन्स क्या हुआ, इंडक्टिव मीन्स यूजिंग पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स टू फॉर्म जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स को कलेक्ट किया, एक जो है कुछ एग्जांपल्स लिए और उसके बेसिस पे हमने जनरल रूल या फिर प्रिंसिपल्स डेवलप कर लिया। हमने कंपनी ए का एग्जांपल लिया, कंपनी बी के फैक्ट्स लिए, कंपनी सी के फैक्ट्स लिए, और उसके बेसिस पे हमने एक जो है जनरल रूल डेवलप कर दिया। क्लियर। तो इन द इंडक्टिव मेथड रीजनिंग प्रोसीड फ्रॉम द पर्टिकुलर टू जनरल और फ्रॉम इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल। तो यहाँ पे आप अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उसके बेसिस पे एक यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल रूल बना देते हो। डिडक्टिव मेथड में क्या था कि डिडक्टिव मेथड में एक जनरल आपने जो है जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर के साइड जा रहे हो, यानी कि जनरल लॉ के बेसिस पे आपने जो है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को जो है आपने एनालाइज किया। लेकिन इंडक्टिव मेथड में क्या है कि यहाँ पे जो है आप इंडिविजुअल की इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एनालाइज करते हो, उसके बेसिस पे यूनिवर्सल लॉ या फिर यूनिवर्सल रूल डेवलप करते हो। तो ए जनरल केस इज मेड फ्रॉम द इंडिविजुअल केसेस। तो यहाँ पे क्या है कि एक जनरल केस जो है बनाया जाता है इंडिविजुअल केसेस को देखकर। क्लियर। तो इंडक्टिव मेथड प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे सेम जैसे डिडक्टिव मेथड की आपके सामने क्या होना चाहिए, एक प्रॉब्लम होना चाहिए, द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर एनालिसिस। वो जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि इनपुट इंक्रीज करने को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इन्फ्लेशन को, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को लेकर, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने हो सकती है, उसको जो है आपको सिलेक्ट करना है। देन ऑब्जर्व द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रीकरेंस ऑफ एन इकोनॉमिक इवेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ एन इकोनॉमिक फिनोमेना एंड इट्स कॉजेज। फिर आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कितनी बार बार आ रहा है, कब कब आ रहा है और किस चीज़ों पे डिपेंड करे, यानी कि उसके कॉजेज क्या हैं। वो जो इवेंट हो रहा है, वो जो बार बार इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है या फिर एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे फिनोमेनन कौन से, उसके पीछे कॉजेज कौन से, उसको आप जो है ऑब्जर्व करिए। ठीक। देन एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स मेकिंग
मेकिंग अ जनरल केस। उसके बाद फिर आपको जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करना है और फिर आप जो है एक जनरलाइजेशन बना सकते हैं कि अगर प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में चेंज होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव ऑब्जर्व्ड over centuries that when crops are damaged by flood, drought or inclement weather, agriculture production falls and agriculture prices go up। तो ये क्या हो गया? ये इंडक्टिव मेथड हो गया। सभी ने ऑब्जर्व किया कि जब भी जो है अनाज का नुकसान हुआ है, चाहे वो बाढ़ की वजह से, तूफान की वजह से, चाहे मौसम में चेंज की होने की वजह से, अगर जो है ये सब आता है तो बाढ़ आएगी तो फसल कम होगा, फसल कम होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये एक जनरलाइजेशन बन गया और आपने क्या किया? आपने डिफरेंट फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया। जब फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया तो आपने जो एक जनरलाइजेशन बना दिया। तो ये होता है डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। क्लियर? तो डिडक्टिव मेथड में आप जनरल से पार्टिकुलर जाते हैं या फिर यूनिवर्सल से इंडिविजुअल की तरफ जाते हैं। वहीं पे इंडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस में पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं या फिर इंडिविजुअल से यूनिवर्सल रूल बनाते हैं आप। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।